हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने टीवाई बीकॉम के 6th सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है और इसमें हमने शुरुआत किया। पहला फर्स्ट क्वेश्चन था क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हमने रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी को डिस्कस किया। नाउ हमने बच्चों देखा कि किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रिकार्डो ने अपना ओपिनियन रखा, क्योंकि इस थियरी को ओरिजिनली डेवलप किया था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ एडम स्मिथ ने। उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड जब हम देखते हैं तो दो कंट्रीज तभी इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनते हैं व्हेन दे विल गेट द एडवांटेजेस ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस। लेकिन अपना ओपिनियन एडम स्मिथ से थोड़ा अलग जो था वो डेविड रिकार्डो ने रखा कि ज़रूरी नहीं है कि हाँ कि एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस हो। हाँ, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन सम टाइम कुछ डेवलप कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्हें दोनों कमोडिटीज़ में बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो रहा है, बट देन टू हर कंट्री के पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं वो इतने लिमिटेड होते हैं कि दे ऑलवेज कंसिडर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उसी को माइंड में रख के वो अपने रिसोर्सेज उसी डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उन्हें रिटर्न ज़्यादा मिले, कॉस्ट मिनिमम हो और रिटर्न ज़्यादा हो। इसके लिए जिसमें उनका लेबर कॉस्ट कम था, क्योंकि उनमें उन्होंने पूरा का पूरा कॉस्ट किस में मेजर किया था, इन टर्म ऑफ लेबर हावर्स। तो जिनमें उनका जो कॉस्ट था वो मिनिमाइज था, लोअर कॉस्ट था, उसी को ही वो एक्सपोर्ट और प्रोड्यूस कर रहे थे, और जो दूसरी कमोडिटीज़ थी उसको वो इम्पोर्ट कर रहे थे। तो ये कंपैरेटिव कॉस्ट का प्रिंसिपल जो था वो हमने डेविड रिकार्डो का फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छी तरह से समझा कि, और उसमें रिकार्डो ने जस्टिफाई भी किया विथ कंपैरेटिव कॉस्ट रेशो। हमने उसका डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो करके भी देखा कि कंपैरेटिव कॉस्ट का बेनिफिट हर कंट्री किस तरह से एंजॉय करती है, और फाइनली हमने उसको डायग्राम के साथ, अजम्पशन के साथ, जो हमारा रिकार्डो का थियरी था वो समझा। नाउ आज हम देखेंगे इस सेकंड पार्ट में सम टाइम ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ रिकार्डियन थियरी या क्लासिकल थियरी। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, या इवैल्यूएशन ऑफ दिस क्लासिकल थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब जब हम इसकी इवैल्यूएशन देखते हैं या हम इसको क्रिटिकली क्रिटिसाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि वॉट एवर अजम्पशन हमने देखा वही मैक्सिमम अजम्पशन जो है वो इसके क्रिटिसिजम्स बनते हैं। अब जैसे फर्स्ट देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने क्या कि देखा, उसको ऐसे ऑब्जर्व किया कि ये जो रिकॉर्डियन थियरी है वो क्या है, रिस्ट्रिक्टिव मॉडल है। रिस्ट्रिक्टिव मॉडल क्यों? क्योंकि हमने इसमें अजम्पशन लिया 2 कंट्री 2 कमोडिटी, यानी 2x2 का मॉडल था। अब जब हम प्रैक्टिकली अपनी इकोनॉमी को देखते हैं बच्चों तो क्या दिखाई देता है, सो मेनी कंट्रीज़ आर देयर एंड मेनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हम डील करते हैं। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद 2 कंट्रीज़ ओनली, और या 2 कमोडिटीज़ हों, ज़्यादा कमोडिटीज़ भी होती हैं। तो जब हम अपना प्रैक्टिस रियलिटी में देखते हैं तो ये जो हमारा थियरी है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इसमें उन्होंने एग्जाम्पल सिर्फ 2 कंट्री और 2 कमोडिटी का लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें वो थियरी एक्सप्लेन करनी थी। अगर वो 2 से ज़्यादा लेते थे तो उस थियरी को उतना एफिशिएंसी के साथ, उतना बेटर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। लेकिन जब हम ऑब्जर्व करते हैं इस थियरी को तो हम कहते हैं कि ये एक रिस्ट्रिक्टिव मॉडल है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ये वन साइडेड थियरी है। वन साइडेड थियरी क्यों? क्योंकि इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि व्हेन वी आर लुकिंग एट द रिकार्डियन का कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी तो इट ओनली एक्सप्लेन द वन साइडेड थियरी, यानी सप्लाई साइड थियरी, कि व्हाट ईच कंट्री विल इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट। क्या हम इम्पोर्ट करेंगे, क्या एक्सपोर्ट करेंगे, सिर्फ ये डिसीजन लिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी ऑफ देयर फैक्टर्स, उन्होंने उस हिसाब से वो डिसीजन लिया, या क्या लेबर का कॉस्ट था वैसा डिसीजन लिया। लेकिन उन्होंने डिमांड एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया, या टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगे वो कंसिडर नहीं किया, या एक्सचेंज रेशो कैसा है उसको कंसिडर नहीं किया। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो वो इग्नोर हो गई। उन्होंने सिर्फ सप्लाई साइड वन साइडेड थियरी को ज़्यादा से ज़्यादा
इम्पोर्टेंस दिया। इसके लिए मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट से कि ये एक वन साइडेड थियरी है। ओके बच्चों, थर्ड है फ्री ट्रेड। अब रिकार्डो ने अज्यूम किया कि देयर इज फ्री ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, यानी कंट्रीज के बीच में जब फ्री ट्रेड होगा यानी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी वहाँ पर टैरिफ का रूल्स एंड रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो वहाँ पर टैरिफ दिखता है, इंपोर्ट का कोटा दिखता है, एक्सपोर्ट का कोटा दिखता है, सो मैनी गवर्नमेंट के इंटरफियरेंसेस हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिखाई देते हैं। तो फ्री ट्रेड जो हम बात कर रहे हैं, जो रिकार्डो ने अज्यूम किया था, प्रैक्टिकली ये एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन दिखाई देती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट। ये भी अनरियलिस्टिक है क्योंकि रिकार्डो ने क्या अज्यूम किया था, फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी जितने भी लेबर हैं वो ऑल लेबर्स आर एम्प्लॉयड इन योर इकोनॉमी। और दोनों कंट्रीज में जो देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज को हम फुल एम्प्लॉय कर रहे हैं। अब फुल एम्प्लॉयमेंट की जब हम सिचुएशन देखते हैं तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट यानी ऑल द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, नो नॉट पॉसिबल। क्योंकि हम डेवलप कंट्रीज भी देखते हैं देन टू देयर इज सम अनएम्प्लॉयमेंट। या मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जेएम कीन्स के थियरीज को बच्चों हमने डिस्कस किया हुआ है, एसवाई लेवल पे आपने देखा है, और उसमें उसने प्रूव किया है कि हमारी इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो लेस देन हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमें अचीव होता है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव करना पॉसिबल नहीं रहता है। और डेवलपिंग कंट्री हम जब देखते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर इंडियन इकोनॉमी, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज फाउंड। तो इसके लिए सम टाइम फुल एम्प्लॉयमेंट के अजम्पशन को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं होता है, इट इज़ अनरियलिस्टिक, यानी प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। देन है ओनली लेबर कॉस्ट इज कंसिडर्ड, यानी हमने लेबर कॉस्ट को ही इंक्लूड किया, क्योंकि हमने क्या देखा कि जब भी हमने प्रोडक्शन को कंसिडर किया कि टू कंट्रीज़ हैं, टू कमोडिटीज़ हैं, और उसमें हमने लेबर कॉस्ट को ही इंक्लूड किया, कंसिडर किया। जब हम लेबर कॉस्ट, तो अदर ओवरहेड कॉस्ट उसको हमने इग्नोर कर दिया, कैपिटल कॉस्ट उसको हमने इग्नोर कर दिया, यानी हमने सिर्फ लेबर को ही इन्वॉल्व किया, इंक्लूड किया इन प्रोडक्शन, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। क्योंकि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम देखते हैं टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लेबर के साथ साथ कैपिटल का कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, जो इसका इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ये इसमें सिर्फ ओनली लेबर को ही कंसिडर किया गया, जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक बना। अच्छा, दूसरा भी हम देखते हैं कि उन्होंने क्या, दूसरा रिकार्डो ने अज्यूम किया कि लेबर इज़ अ होमोजीनियस फैक्टर, यानी उन्होंने कंसिडर किया कि ऑल द लेबर आर अलाइक, यानी दे आर कंसिडर्ड एज देयर सेम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, यानी हर एक लेबर की सेम प्रोडक्टिविटी लेवल है, यानी उनका प्रोडक्टिव पावर सेम है, उनकी इफ़िशिएंसी सेम है। आप प्रैक्टिकली देखें तो टू लेबर कैन नॉट बी अलाइक, लेकिन उन्होंने कहा कि लेबर मस्ट बी होमोजीनियस, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हर लेबर जो है वो दूसरे लेबर के कंपैरिजन में, हम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, या टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, वो हमेशा डिफरेंट रहता है। लेकिन उन्होंने क्या कंसिडर किया कि इन बोथ द कंट्रीज लेबर मस्ट बी होमोजीनियस, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो सेम है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक अनरियलिस्टिक यानी क्रिटिसिज्म, ड्रॉबैक है ऑफ दिस रिकार्डियन थियरी। ओके बच्चों, नेक्स्ट है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब रिकार्डो ने ये भी एक अजम्पशन लिया था कि जो प्रोडक्शन है इट इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब जनरली जब हम प्रोडक्शन देखते हैं तो प्रोडक्शन को हम थ्री डिफरेंट लॉज में हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जब इनिशियली हम लोग अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाते हैं, व्हेन अ प्रोड्यूसर इज एंजॉइंग द लार्ज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो उस लेवल पे क्या होता है, वी विल ट्राई टू ऑब्जर्व, हम उस समय क्या देखते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न है, यानी कॉस्ट कम होती है, लेकिन बाद में कांस्टेंट रिटर्न होते हैं। लेकिन बाद में जब और इकोनॉमी बढ़ने लगती है और प्रोडक्शन लेवल बढ़ती है तो ही मे एंजॉय द इकोनॉमी, उस समय क्या रहता है, डिक्रीजिंग रिटर्न, यानी कॉस्ट इंक्रीज होना बढ़ने लगता है। तो प्रोड्यूसर को हर फेज जो है वो प्रोडक्शन लॉन्ग रन में डिसाइडेड होता है,
कभी कभी इंक्रीजिंग रिटर्न, कभी कांस्टेंट, कभी डिमिनिशिंग रिटर्न, लेकिन यहाँ पे उसने क्या लिया, रिटर्न टू स्किल। अब इसी की वजह से हमें ये दिखाई देता है स्टैटिक इकोनॉमी। उसने क्या दिखाया, क्योंकि यहाँ पे रिकार्डो ने अज्यूम किया कि प्रोडक्शन इज रिलेटेड विथ कांस्टेंट रिटर्न टू स्किल। जब कांस्टेंट है यानी इकोनॉमी क्या है, स्टैटिक इकोनॉमी है। लेकिन आजकल की जितनी भी इकोनॉमी हम क्या देखते हैं बच्चों, डायनामिक इकोनॉमी है, क्योंकि हमेशा इकोनॉमी में समथिंग देयर विल बी सम चेंजेस आते रहते हैं। कभी कभी हम देखते हैं टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो प्रोडक्शन चेंज हो जाती है, कभी कभी जो इनपुट हम यूज़ करते हैं उसमें चेंजेस आते हैं, लेबर की प्रोडक्टिविटी है उसमें चेंज आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेज हैं उसमें चेंज आ जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसमें हम बदलाव देखते हैं। यानी ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, दैट इज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्किल। इसके लिए इकोनॉमी हमें किस तरह से दिखाई दी, स्टैटिक इकोनॉमी, जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं, क्योंकि आजकल हर इकोनॉमी को हम ऑब्जर्व करें, हर इकोनॉमी ग्रो और डेवलप होना चाहती है। तो हर इकोनॉमी डायनामिक इकोनॉमी है जिसमें अपने रिसोर्सेज में वो कांस्टेंट चेंजेस लाती है। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो डे बाय डे एफिशिएंट और मोर प्रोडक्टिव होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो काफ़ी इनोवेटिव हैं। तो ये सब जो है वो मोटिवेट करती है प्रोड्यूसर्स को फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो हमारी इकोनॉमी स्टैटिक इकोनॉमी नहीं है, डायनामिक इकोनॉमी है। तो ये भी हमें ड्रॉबैक दिखाई देता है। ओके बच्चों, कितने ईजी हैं ऑल द हम लोग देखें क्रिटिसिजम्स या ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिकल थियोरी। नेक्स्ट हमने देखा कि हमने अज्यूम किया था, यानी रिकार्डो ने अज्यूम किया था कि देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। दोनों मार्केट में उसने परफेक्ट कंपटीशन को ही कंसिडर किया था। जब परफेक्ट कंपटीशन लिया था यानी ही हैज़ इग्नोर्ड द ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, उसने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इग्नोर कर दिया था। जबकि प्रैक्टिकली जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं अपने इंटरनेशनल ट्रेड को, तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहता है, ये हमारे प्राइस का एक ह्यूज एक्सपेंडिचर होता है, यानी काफ़ी एक्सपेंडिचर इंकर होता है जो हमेशा हमारे इस कॉस्ट का हिस्सा बनता है। यानी इस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को जिसको हम हैवी इंकर करते हैं, इसको इग्नोर कैसे करेंगे, यानी प्रोड्यूसर्स का तो प्रॉफिट ही कम हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने कहा था इग्नोर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर टू इग्नोर द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। वो हमेशा कंपल्सरी आपके अकाउंटिंग्स जो पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें वो इंक्लूडेड रहती है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इग्नोर करना जो इंटरनेशनल लेवल पे एक हैवी एक्सपेंडिचर होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है प्रोड्यूसर्स के लिए, क्योंकि अदरवाइज दे विल बी नॉट एबल टू अर्न द गुड रिटर्न और गुड प्रॉफिट्स। देन नेक्स्ट आता है 10th इसका क्रिटिसिज्म, ड्रॉबैक्स, दैट इज़ ओहेलन क्रिटिसिज्म। अब ये ओहेलन जो क्रिटिसिज्म हम देख रहे हैं बच्चों, ये हमारे 3rd पार्ट में हम लोग मॉडर्न जो थियरी है ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हम करने वाले हैं। क्योंकि जो बर्टल ओहेलन है, इस ओहेलन ने हमें 1933 में हमें थियरी दिया था, दैट इज़ थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज़ मॉडर्न थियरी। ना इस थियरी को उसने जितने भी हमने ड्रॉबैक्स इस थियरी में देखे हैं, उन्हीं ड्रॉबैक्स को थोड़ा उसने यहाँ पे ओवरकम करने की कोशिश की है कि ये थियरी को हम आजकल कैसे ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा सिर्फ लेबर जो है कॉस्ट वो कंसिडर किया है, लेकिन ओहेलन ने लेबर के साथ साथ कैपिटल जो है उसको भी कंसिडर किया है। उसने कंसिडर किया कि हर कंट्री के पास जो फैक्टर एंडोमेंट है वो अलग अलग रहता है। तो जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो सिर्फ इस कंपैरेटिव कॉस्ट का जो थियरी है वो सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चलता है, क्योंकि बर्टल ओहेलन जो है इसने हेक्सर की, क्योंकि एक हेक्सर वो भी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट था जिसकी थियरी 1919 में आई थी। 1919 में उसी थियरी को, इक्विलिब्रियम थियरी को उसने थोड़ा मॉडिफाई किया। 1919 में एक थियरी आई थी और उसी जनरल इक्विलिब्रियम थियरी को हमारे बर्टल ओहेलन ने 1933 में और एक मॉडर्न थियरी में कन्वर्ट किया, जिसे हम कहते हैं हेक्सर ओहेलन थियरी। शॉर्टकट में ऐसे भी कहते हैं बच्चों HO थियरी,
जो हमारा थर्ड पार्ट बनेगा। और ये भी हमारे टीवाई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एक्सप्लेन द एचओ थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो बहुत इजी है, हम इजीली उसको डिस्कस करेंगे बच्चों कमिंग थर्ड पार्ट में। तो ओहेलन ने क्रिटिसाइज किया रिकार्डो के थियरी को, क्योंकि बर्टल ओहेलन का ये कहना था कि ये जो कंपैरेटिव कॉस्ट का थियरी है, ये कंपैरेटिव कॉस्ट का जो प्रिंसिपल रिकार्डो ने बनाया था, ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे ही एप्लीकेबल हो, ये तो ऑल ट्रेड के साथ रहता है। क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी में भी देखें कि जब भी हम किसी दूसरे स्टेट के साथ कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी में जाते हैं, कब जाते हैं? व्हेन वी आर हैविंग द बेनिफिट ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, उसका ही हम लोग ग्रेटर एडवांटेज लेने के लिए हम ट्रेडिंग का पार्ट बनते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी सिर्फ हम इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो करें, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ट्रेड, यानी ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड पे नहीं होता है। और अकॉर्डिंग टू हिम, जब उसने ये सारे जो अजम्पशन उसने देखे जो रिकार्डो ने लिए, तो अकॉर्डिंग टू ओहेलन उसे ये लगा कि ये जो थियरी है वो थोड़ा क्लमजी या ऑकवर्ड है, क्योंकि जनरली जब हम देखते हैं तो ये सब प्रैक्टिकली फॉलो करना पॉसिबल नहीं है कि लेबर होमोजीनियस होना चाहिए या इकोनॉमी एकदम स्टैटिक, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन विल बी सब्जेक्ट टू अ कांस्टेंट रिटर्न, या सिर्फ लेबर ही एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग यूज़ करें। तो ओहेलन ने देखा कि देयर आर सो मैनी क्रिटिसिज्म, इसके लिए उसने कहा कि इस थियरी को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, और उसने प्रोपाउंड किया अ न्यू थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो हम डिस्कस करेंगे थर्ड, क्योंकि इस थियरी को मैक्सिमम क्रिटिसाइज मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने किया। ओके बच्चों, नाउ लास्ट है नॉट यूजफुल टू अ डेवलपिंग कंट्री। अब ये भी जनरली देखा गया है कि जो रिकार्डो की थियरी है, क्लासिकल थियरी है, इट इज़ नाउ डेज नॉट एप्लीकेबल टू अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि इस थियरी का जो उन्होंने एक अजम्पशन लिया कि देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट चलो डेवलप कंट्रीज़ में फिर भी पॉसिबल हो, जहाँ पॉपुलेशन कम है, जहाँ रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे उनके पास अवेलेबल हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनके पास मैक्सिमम पॉपुलेशन है, अब ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी वजह से इट इज़ नॉट यूजफुल टू अ डेवलपिंग कंट्री। अच्छा, वो एक अलग एस्पेक्ट था, लेकिन नाउ डेज भी हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, देयर आर सम चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ देयर लेबर फोर्स। अभी नाउ डेज ये रिसेंट चेंजेस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी में इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इकोनॉमीज डिफरेंट कंट्रीज़ इंटीग्रेटेड हो रही हैं ऑफ वर्ल्ड मार्केट के साथ, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ड्यू टू increase the more and more trading activities, they will try to bring changes in their own economy। वो अपनी इकोनॉमी में भी बदलाव ला रही है, यानी उनकी लेबर फोर्स है उसमें उनकी क्वालिटी में बदलाव आ रहा है, उनके टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स उसमें भी बदलाव आ रहा है, वो ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करने की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ा रहे हैं, उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट पावर वो बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो भी काफ़ी लिबरल हो रहे हैं, यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी बदलाव आ रहा है। यानी जब इस थियरी को फ्रेम किया गया था तो उस समय उन्होंने देखा था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो स्ट्रक्चर था, उनके जो फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, स्टेजेस था, इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज़, जिसकी वजह से दीज कंट्रीज़ आर बिकमिंग द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन नाउअडेज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, और ये भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो उनका फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ का, वो अभी इन रिसेंट ईयर में काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि प्रीवियसली जो पहले इंपोर्ट करते थे अभी वही चीज़ें वो एक्सपोर्ट करते हैं, बदल गया है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के जो रूल्स हैं, कंपोजिशंस हैं, हमने काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी रिसेंट ईयर्स में बदलाव देखा है। तो इसके लिए मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सम टाइम इट इज़ ऑब्जर्व कि जो हमने क्राइटेरिया सेट किया था फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, वो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ हम ऐसा ऑब्जर्व होते हुए नहीं देख रहे हैं।
क्योंकि वहाँ पे थोड़े पॉजिटिव चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे आर ग्रोइंग वेल, उनकी टेक्नोलॉजी में बेटर हो रहा है, उनकी लेबर फोर्स जो है वो क्वालिटेटिव हो रहा है, प्लस उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पावर है वो अच्छा हो रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल जो है वो सुपीरियर हो रहा है, उनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है वो बदल रही है, गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी लिबरलाइज्ड जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको अडॉप्ट कर रही है। तो सो मेनी पॉजिटिव चेंजेस आर फाउंड इन द डेवलपिंग कंट्रीज टू करेक्ट देयर डेफिसिट बीओपी। यानी हर कंट्री चाहता है कि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो पोजीशन है इट मस्ट बी ए गुड। तो इसके लिए सम टाइम जो रिकॉर्डियन थियरी को उन्होंने सेट किया था, क्योंकि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के सिचुएशन में काफ़ी उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चेंजेस था, तभी उन रिकार्डो ने या एडम स्मिथ ने अपनी क्लासिकल थियरीज़ को डेवलप करते समय वो अजम्पशंस क्रिएट किए थे। लेकिन अभी काफ़ी बदलाव, काफ़ी चेंजेस रिसेंट ईयर में हमने ऑब्जर्व किया। ओके बच्चों, सो ये है इवैल्यूएशन ऑफ रिकॉर्डियन थियरी, जिसमें हमने देखा कि इस तरह की 11 क्रिटिसिज्म जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। अब सपोज अगर ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में जनरली दिखाई देता है, शॉर्ट नोट के फॉर्म में, तो यू हैव टू राइट एनी 5 to 6 पॉइंट, नॉट मोर देन दैट। तो उसमें से आप कोई भी 5-6 जो है वो इजीली आप लिख पाओगे। मतलब बच्चों ने एक बार सुन लिया ना, हेडिंग आपको लर्न है ना, तो यू कैन इजीली राइट इट, क्योंकि मेजॉरिटी तो उसकी अजम्पशंस हैं जो बन रहे हैं इसके क्रिटिसिज्म। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्टैटिक इकोनॉमी है, ऑयलिन का क्रिटिसिज्म है और नॉट यूजफुल टुवर्ड डेवलपिंग कंट्री। ओके बच्चों, तो ये है क्रिटिसिज्म्स ऑफ ओल्ड क्लासिकल रिकॉर्डियन थियरी, जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी। ओके बच्चों, सो आई होप सो कि ये आपको इजी लगा होगा टॉपिक, और अगर एग्ज़ाम में अगर ये शॉर्ट नोट आता है तो आप इजीली सक्सेसफुली अटेम्प्ट करोगे। Okay बच्चों, so if you like this video, you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.